पीडीएफ का लिंक आप डालेंगे। अब वो दूसरा पीडीएफ है, थोड़ा सा उसमें इधर उधर चेंज हुआ है, क्वेश्चन जो है ना चेंज हुआ है। एक ही क्वेश्चन नहीं, वो अलग अलग तरीके से पूछा गया है ना। वो पीवाईक्यू का क्वेश्चन था सारा, तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन था इसलिए ऐसा लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जितने तरीके से पूछा गया है ना वो सब दिखाया जा रहा था उसमें, ठीक है ना। उसको मेंशन कर लिया गया है, क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। ये तो लड़कों की ही कमजोरी होती है, उसके चलते जो है हम लोगों को बार बार मेंशन करना होता है। ये क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ दिया लड़का कन्फ्यूज, ठीक है, ये कहाँ से आ गया, सर तो ऐसे बताए थे, तो इसलिए जो है सबको मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे लग रहा है ना। एक डिफिनीशन यहाँ याद रखेंगे, एक लाइन का है, ठीक है ना। ये जो है हम लोगों को डिफिनीशन याद रखना होगा। किसको? छालन एक लाइन का डिफिनीशन है लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट। छालन या इल्यूज़न किसको कहते हैं बताएं? जब हम लोग डीएनए को पृथक करते हैं, ठीक है ना, एगारोस जेल से उसको निकालते हैं, ठीक है ना, छोटे बड़े डीएनए खंडों को, और जेल टुकड़ों से निष्कर्षित कर लेते हैं। मतलब जेल हो गया, ठीक है ना, जेल में से किसको अलग कर लेना? डीएनए को। क्या कहलाता है? छालन कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। समझ में आया ना? छालन या फिर क्या चीज़? इल्यूजन। किसको कहते हैं? छालन या इल्यूजन। आज 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 खींचो, आज पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। डेफिनेशन ये है, जेल से डीएनए के टुकड़ों को निष्कर्षित करने की प्रक्रिया छालन या इल्यूजन कहलाती है। समझ में आया ना? जेल से किसको? डीएनए के टुकड़ों को निष्कर्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? छालन, ठीक है। अगला देखें हम लोग, ये छालन का डेफिनेशन जो है देख लेंगे एक बार, इसको टिक कर दें हम। पीडीएफ जो जाएगा उसमें हम लोग जो है इसको लिख लेंगे, ठीक है, सेव कर देते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे क्लोनिंग संवाहक, अगला टॉपिक है हमारा। और ये टॉपिक देखने से पहले हम लोग ज़रा इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर को देखें, इसमें टोटल कितने हिस्से होते हैं, मतलब टोटल कितने भाग होते हैं बताएं ज़रा हम लोग? 8, ठीक है ना। कितनी चीज़ें होती हैं? बाहर 8, अंदर 4। समझ में आ रहा है ना? अंदर कितनी चीज़ें बनानी है? 4, बाहर की तरफ 8 चीज़ें बनानी है। ऐसा जो है हम लोगों को बनाना होता है PBR 322, ठीक है ना। सबसे फेमस, वर्ल्ड फेमस जो है प्लाज्मिड कौन है? PBR 322, PBR 322। समझ में आया ना? 4361 क्षार युग्मों के साथ। ये भी याद रखेंगे, इसमें कितने बेस पेयर होते हैं बताएं? 4361, ठीक है ना, बेस पेयर होते हैं। PBR 322 में कितने बेस पेयर होते हैं? 4361 बेस पेयर होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है, जैसे हम लोग चैप्टर 6 में पढ़े थे, 174 में कितना न्यूक्लियोटाइड होता है, कितना बेस पेयर होता है, लैम्डा फेज में कितना होता है, इसेरिचिया कोलाई में कितना होता है, ह्यूमन डीएनए में कितना होता है, ये सब हम लोग पढ़े हैं ना। इनका नंबर जो है याद रहना चाहिए। उस समय भी बताए थे ये चीज़, कि बोले थे कि चैप्टर 11 में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो 4361 बेस पेयर होते हैं किसमें? अंदर के तरफ जो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं 2। कौन कौन? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना। एक होता है हम लोगों का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और एक होता है ROP। ये ROP क्या है? रेप्लिकेशन प्रोटीन। क्या है ये? रेप्लिकेशन प्रोटीन है। तो अंदर के तरफ कितनी चीज़ें बनाएंगे? अगर इसका फोटो बनाने के लिए आता है तो हम लोग ये हिस्सा देख लेंगे, सबसे बड़ा हिस्सा, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे ऐसे। इसको कितने भागों में बांटना है बताएं जरा हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हैं ना? कितने भागों में बांटेंगे? 8 भागों में। 2 सर्कल बना लेंगे, 8 भागों में बांटेंगे। अंदर की तरफ कितने नाम लिखेंगे? 4 नाम लिखेंगे। कौन कौन? एक तरफ एम्पिसिलिन और एक तरफ टेट्रासाइक्लिन, एक तरफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और एक तरफ रेप्लिकेशन प्रोटीन। क्या लिखेंगे? रेप्लिकेशन प्रोटीन लिखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद देखें, अब बाहर की बात आती है तो बाहर हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? EcoR1 से। किससे शुरुआत करेंगे?
इको R1, यहाँ से शुरू करते हैं इको R1, और इस साइड में 3 एंजाइमों के नाम लिखेंगे हम लोग। समझ में आया ना? पहला एंजाइम कौन हो गया? इको R1। दूसरा एंजाइम हो गया कौन? क्ले1। तीसरा एंजाइम हिंद 3, वो तीनों एक ही बॉक्स में होगा। समझ में आया ना? फिर इसके बाद इसमें दो एंजाइम होंगे, बैम H1 और कौन? सेल1। ठीक है ना? बैम H1 हो गया और सेल1 हो गया। उसके बाद चले आएंगे एक ही बार यहाँ ROP के जस्ट सामने, यहाँ पे कौन हो जाएगा? PbU2, और PbU2 के बाद जो है चलेंगे यहाँ PstI और PbU1। बस ये हो गए टोटल कितने एंजाइम बताएं जरा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देख रहे हैं ना? 8 एंजाइमों के नाम लिख देने हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन और जो एंजाइम होते हैं उनको हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है ना? इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। 8 एंजाइम जो है बाहर की तरफ नाम लिख लेना है, अंदर की तरफ जो है कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। किसका फोटो है ये? PBr 322 का। कितने बेस पेयर होते हैं? 4361। लेकिन ये PBr 322 क्या है? बिल्कुल प्लाज्मिड है, और ये संवाहक है। इसको हम लोग क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। संवाहक का मतलब जो हमारे DNA को, सम मतलब साथ साथ, वाहक मतलब ढोने वाला, जो हमारे DNA को अपने साथ लेके ढोता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लोनिंग संवाहक। तो यही एक सबसे अच्छा क्लोनिंग संवाहक है। कौन कौन बताएं? PBr 322। ये क्यों नाम पड़ा PBr 322? इसके पीछे क्या वजह है? तो P फॉर होता है प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर, R फॉर रोड्रिगेज। ठीक है ना? तो प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड था, बॉलीवर और रोड्रिगेज ने इसकी खोज करी थी, इसलिए जो है उनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया। क्या चीज़? PBr 322। 322 का कोई मतलब नहीं होता है। साइड में लिख दें, लिख देते हैं प्लाज्मिड। P फॉर क्या चीज़? प्लाज्मिड। ठीक है ना? B फॉर बॉलीवर। ठीक है ना? बॉलीवर। देखेंगे हम लोग P जो है वो स्मॉल लिखा जाता है। कभी भी PBr 322 लिखें, लिखने का स्टाइल बहुत कुछ मैटर करता है। समझ में आ रहा है ना? P से प्लाज्मिड हो गया, B से क्या हो गया? बॉलीवर, R से रोड्रिगेज। ठीक है ना? रोड्रिगेज होता है, रोड्रिगेज। समझ में आया ना? तो ये वो साइंटिस्ट हो गए लोग जिन्होंने खोज करी थी किसकी? PBr 322 की। ठीक है ना? तो इनके नाम पे जो है इसका नाम जो है रखा जाता है क्या चीज़? PBr 322। ठीक है? तो इसमें टोटल कितने एंजाइम होते हैं बताएं? 8 एंजाइम होते हैं। और ये क्या बोलते हैं, अंदर की तरफ कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। ठीक है ना? 4 चीज़ें कौन कौन? 4 चीज़ें कौन कौन? 2 जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बनाना है। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है ना? एक एम्पिसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन। ठीक है ना? और नीचे की तरफ 2 चीज़ें बनाएंगे, एक ROP रेप्लिकेशन प्रोटीन और एक ORI बताए हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वही तो रेप्लिकेशन करवाता है, ओरिजिन है वो रेप्लिकेशन का। तो रेप्लिकेशन जो है वहीं से शुरू होता है, इसलिए हम लोग जो है उसको क्या बोलते हैं? ORI बोलते हैं। चलें देखते हैं हम लोग क्लोनिंग संवाहक, क्लोनिंग वेक्टर हम लोग किसको कहते हैं? आप जानते हैं कि प्लाज्मिड और जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय DNA नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। कौन कौन? जीवाणु भोजी को अगर जीवाणु में डाला जाता है तो वो भी अपना रेप्लिकेशन करता है, अपना DNA का प्रसार करेगा। अगर प्लाज्मिड को हम लोग डालते हैं जीवाणु कोशिका में, वो भी अपना प्रसार करता है। ठीक है ना? अपना DNA 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना ऐसे बढ़ाता है वो। ठीक है ना? जीवाणु भोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। ठीक है ना? कुछ प्लाज्मिड तो ऐसे होते हैं जो प्रति कोशिका 1 या 2, जबकि दूसरों की 15 से 100 प्रतिकृति मिलती है। समझ में आया ना? ये प्लाज्मिड पर निर्भर करता है। क्लोनिंग संवाहक हमारे ऐसे होने चाहिए जिसकी कम कॉपी मिलनी चाहिए या ज़्यादा कॉपी मिलनी चाहिए? ज़्यादा कॉपी चाहेंगे हम लोग। कभी भी चाहेंगे कि हमारा जो प्लाज्मिड है वो किस में जाने के बाद, परपोषी कोशिका में जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा DNA बनाए। ठीक है ना? हम लोग ये चाहेंगे, 1 या 2 नहीं चाहेंगे। ठीक है ना? लेकिन ये भी देखें कि इनकी संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, 100 से भी ज़्यादा हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही
अगर हम लोग चाहते हैं एक प्लाज्मिड का चुनाव करना, तो प्लाज्मिड का चुनाव करने के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होनी चाहिए, ये देखना है अब हम लोगों को, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन दिया था, और क्वेश्चन पता है कैसे दिया था कि निम्नलिखित में से बताएं कि क्लोनिंग संवाहक में कौन नहीं होता है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है। मॉडल पेपर में हमने ऐसा क्वेश्चन बनाया था, अभी जस्ट इसके पहले जो हम लोग मॉडल पेपर अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, उसमें जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोग देखेंगे एक बार उसको। पूछा था क्वेश्चन कि बताइए क्लोनिंग संवाहक में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो नहीं होती है वाला क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, क्योंकि हम लोग अक्सर पढ़े हैं कि ये चीज़ें होती हैं, तो होती हैं, उनको याद रखना होगा। उसके बाद जो है जो हम लोगों को थोड़ा और दिखेगा उसके बारे में हम लोग कह देंगे कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ज़रा बताएं कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले नंबर पे हम लोगों को क्या दिया गया है बताएं, प्रतिकृति यानी की उत्पत्ति यानी ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद क्या होना चाहिए, वर्ण योग्य चिन्हक, क्या होने चाहिए, वर्ण योग्य चिन्हक। इन दोनों चीज़ों को याद रखें। इसके बाद देखें तीसरी चीज़ कौन होती है, तीसरी चीज़ जो है वो होता है क्या चीज़, क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल हो गया, और क्लोनिंग स्थल जो है ये आखिरी है, सबसे आखिरी है, ठीक है ना। इन तीन चीज़ों की नहीं एक और है, एक और हम लोगों को मिल जाएगा, कौन सा बताएं, पौधों और जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। समझ में आ रहा है ना। ये तीन चीज़ों की उपस्थिति जो है वो, चार चीज़ों की उपस्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से जो है ये चार चीज़ें बताएं जरा कौन कौन। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ORI होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है ना, सेलेक्टेबल मार्कर। और सेलेक्टेबल मार्कर के बाद क्या चीज़, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट होना चाहिए। और क्लोनिंग साइट के बाद जो है क्या होना चाहिए बताएं, जितने भी प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, प्लांट्स और एनिमल्स में जीन क्लोनिंग के लिए वेक्टर होना चाहिए, ठीक है ना, संवाहक होना चाहिए। ये चार चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चले शुरुआत करते हैं किससे, ORI से, ठीक है ना। ORI से शुरुआत करते हैं। ये ORI क्या है, इसका परिभाषा पूछा जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से हम लोग सुनेंगे, परिभाषा जो है उस इसकी क्या होगी, ORI का प्रारंभ, ठीक है ना। देखें हम लोग ORI, प्रतिकृति यानी कि उत्पत्ति, ये वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृति यानी की शुरुआत होती है। जब कोई DNA का खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। यहाँ तक हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। ORI किसे कहते हैं, क्या बताएंगे हम लोग, DNA का ऐसा खंड, ऐसे सिंपली बोलेंगे एकदम, DNA का ऐसा खंड जहाँ से किसकी शुरुआत होती है, प्रतिकृति यानी की शुरुआत होती है। रेप्लिकेशन स्टार्ट्स होता है, ठीक है ना। रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है जब कोई DNA खंड को हम लोग इस साइट से जोड़ते हैं, ORI से जोड़ते हैं, तब परपोषी कोशिका के अंदर वो जाके प्रतिकृति कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे देखें यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है क्या चीज़, ORI। इस वाले वेक्टर के पास ORI है कि नहीं है बताएं, बिल्कुल है। तो इसके पास अगर हम लोग अपना डिज़ायरेबल DNA जोड़ते हैं, अपना वांछित DNA हम लोग इसके पास जोड़ देते हैं, और जब इस वाहक को भेजेंगे हम लोग अपने परपोषी कोशिका में, वो चाहे जंतु हो, पादप हो या सूक्ष्मजीव हो, कोई भी हो, उसके अंदर जब भेजेंगे इसको हम लोग, तो उसके अंदर भेजने के बाद जो है क्या होगा बताएं, उसके अंदर भेजने के बाद जो है ये अपना रेप्लिकेशन करेगा। हम लोग इसीलिए ना DNA जोड़े हैं, वंचित DNA इसीलिए जोड़े हैं कि ये परपोषी कोशिका में जाने के बाद जो है अपना लक्षण दिखाए, अपना लक्षण प्रस्तुत करे। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है ORI का होना जरूरी होता है। हमारे क्लोनिंग संवाहक में किसकी ज़रूरत होती है बताएं, ORI की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये पहला हमने समझा। दूसरा चीज़ जो है हम लोग क्या देखेंगे बताएं, वर्ण योग्य चिन्हक। वर्ण किसको कहते हैं बताएं, चयन, बिल्कुल चयन, ठीक है ना। इसको हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। क्या कहेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर। ये दूसरी चीज़ हो गई जिसकी ज़रूरत होती है हमारे किस में, हाँ क्लोनिंग संवाहक में, जो कि हमारे प्लाज्मिड PBr 322 के पास है, ठीक है ना। हमारे PBr 322 के पास दो क्लोनिंग संवाहक है, ठीक है ना, दो वर्ण योग्य चिन्हक है, एक AMPR है और एक TETR है।
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। जरा ध्यान से समझेंगे इसको, कैसे हम लोग देखें। ओआरआई के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिन्ह की आवश्यकता भी होती है जो अरूपांतरजों की पहचान करता है और उनको समाप्त करने में सहायक होता है और रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि को होने दे। ठीक है ना, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ों को देखना है हम लोगों को, दो चीज़ें देखेंगे। एक है ट्रांसफॉर्मेंट, क्या है बताएं, दिमाग यहाँ रखेंगे समझ में आएगा। ट्रांसफॉर्मेंट, और एक है हम लोगों का क्या चीज़, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है ना, इनको पहले हिंदी में हम लोग जाने क्या कहते हैं, इनको बताएं जरा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कहते हैं हम लोग, और रूपांतरज, और ट्रांसफॉर्मेंट को रूपांतरज। समझ में आया ना। यानी जब हम लोग अपने इस प्लाज्मिड को, इस PBr 322 को एक मान के चले परपोषी कोशिका में हमने डाल दिया, इसको समझ में आ रहा है ना। परपोषी कोशिका में हमने किसको डाल दिया बताएं, PBr 322 को। क्या गारंटी है कि हमने जो जीन जोड़ के इसमें डाला है वो अपना लक्षण दिखाएगा, इस बात की गारंटी है क्या? नहीं है। हो सकता है कि वो हमारा लक्षण दिखाए, ये भी हो सकता है कि वो हमारे DNA का, वांछित DNA का लक्षण न दिखाए। यानी टोटल यहाँ कितना रिजल्ट मिल रहा है बताएं, 2 रिजल्ट मिल रहा है। कितना रिजल्ट मिल रहा है, 2 मिल रहा है। या तो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा और नहीं तो अपना कैरेक्टर वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, व्यक्त नहीं करेगा। तो अगर व्यक्त कर रहा है, हमारे वांछित DNA के लक्षण को व्यक्त कर रहा है, तब फिर उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन अगर हमारे वांछित DNA के लक्षण को ये नहीं दर्शा रहा है, इसका मतलब कि वो क्या हो गया है बताएं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया है। क्या हो गया है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये चीज़ें जो है हम लोग किसको कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। रूपांतरज और अरूपांतरज किसको कहा जाएगा, जब हम लोग अपना ये वांछित DNA, ठीक है ना, डाल दिए हैं परपोषी जीव के अंदर, तो परपोषी जीव में आने के बाद वो अपना लक्षण प्रस्तुत कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। नहीं कर रहा है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इन दोनों की पहचान किससे होती है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से। किससे होती है, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे देखें हम लोग एम्पिसिलिन हो गया, क्लोराम्फेनिकॉल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, केनामाइसिन हो गया। ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। ये सभी क्या हैं, एंटीबायोटिक्स। और इन सभी एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्ण योग्य चिन्हक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ई कोलाई से जो PBr 322 निकाला गया है उसमें इन सभी एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता है। अर्थात अगर जो है हम लोग ये परपोषी जीव में अपने वांछित DNA को डाल रहे हैं प्लाज्मिड के साथ जोड़ के, और इसमें जो है इन चारों में से कोई भी एंटीबायोटिक मौजूद है, तो वो हमारे DNA को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि इसके पास क्षमता है किससे लड़ने की बताएं। इसके पास क्षमता है एम्पिसिलिन से लड़ने की, क्लोराम्फेनिकॉल से लड़ने की, टेट्रासाइक्लिन से, और किससे, केनामाइसिन से। ये सारी चीज़ों से लड़ सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग वर्ण योग्य चिन्हक बताते हैं। ये वर्ण योग्य चिन्हक क्या होते हैं बताएं, ये रूपांतरज और अरूपांतरजों की पहचान करने में सहायक होते हैं। समझ में आया ना। रूपांतरज और अरूपांतरज, परपोषी जीव में कौन रूपांतरज है कौन अरूपांतरज है, इनकी पहचान करने के लिए जो मतलब जीन का हिस्सा सहायक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण योग्य चिन्ह कहते हैं। अगर कोई रूपांतरज नहीं हुआ है तो उसको जो है हम लोग क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। चलें तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं। तीसरी चीज़ कौन है बताएं, क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल हम लोग किसको कहते हैं बताएं। क्लोनिंग स्थल विजातीय DNA को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लाए जा रहे प्रतिबंधन एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए।
यही सवाल जो है दिया गया था एक मतलब जो है मॉडल पेपर में जो हम लोग बनाए थे, उसमें ये था कि क्लोनिंग संवाहक में, ठीक है ना, पहचान स्थल कितना होना चाहिए। तो उसमें लिख दिया गया था 2 से अधिक। 2 से अधिक होना चाहिए क्या? एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? एक ही पहचान स्थल, संवाहक में कुछ या एक ही, मतलब बहुत रेयर होता है कि एक से ज़्यादा जो है पहचान स्थल दिखाई देते हैं। पहचान स्थल जो है जनरली कितना दिखाई देना चाहिए? एक ही दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं। देख रहे हैं ना, अगर संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल हुआ तो फिर जो है उसका कई गो टुकड़ा बन जाएगा। जे गो टुकड़ा बनेगा, अब ये जीन क्लोनिंग को उतना ही क्या बना देगा? जटिल बना देगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है विजातीय डीएनए का बंधन, लाइगेशन, उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंधन स्थल पर किया जाता है। जैसे दो प्रतिबंधन दो एंजाइम होते हैं ना, दो प्रतिजैविक स्थल, कौन कौन बताएं? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। समझ में आ रहा है ना? तो पहचान स्थल जो है ना, इन दोनों में से किसी एक पर ही काम करते हैं। दोनों में से किस पे काम करते हैं? किसी एक पर ही काम करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखें हम लोग, बताया जा रहा है ना कि एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, किसको बताएं? PVR 322। PVR 322 में जो है देखें यहाँ पे हम लोगों को वो प्रक्रिया दे दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ से एक डिफिनीशन हम लोगों को मिलेगा, उसको भी हम बताएंगे अभी, लेकिन पहले इसको देखते हैं। विजातीय डीएनए को संवाहक PVR में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल से जोड़ सकते हैं। समझ में आया ना? विजातीय डीएनए मतलब बाहरी डीएनए। जो फॉरेन डीएनए, ये हो गया हम लोगों का प्लाज्मिड 322, PVR 322। तो एम्पिसिलिन यहाँ पे होता है ना, एम्पिसिलिन, और टेट्रासाइक्लिन जो है वो यहाँ हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो एम्पिसिलिन वाले बताया जा रहा है ना कि टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल से जोड़ सकते हैं। हम लोग अपना विजातीय डीएनए इस टेट्रासाइक्लिन वाले जगह पे जोड़ सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन वाले जगह पे जोड़ सकते हैं। ये रहा हम लोगों का विजातीय डीएनए, और इस विजातीय डीएनए को हमने जोड़ दिया, किस जगह पे जोड़ दिया है बताएं? टेट्रासाइक्लिन वाले जगह पे, ठीक है ना। तो टेट्रासाइक्लिन वाले जगह से जोड़ने के बाद पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी डीएनए के निवेशन से समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो है, इसके पास किससे लड़ने की क्षमता है बताएं? टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की क्षमता है क्या? नहीं है। वो किससे लड़ेगा? एम्पिसिलिन से लड़ सकता है, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास उपलब्ध है। समझ में आ रहा है ना? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास उपलब्ध है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास अब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमने उस खंड को हटा के और कौन जोड़ दिया है बताएं? हाँ, अपना बाहरी डीएनए जो है जोड़ दिया है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से अब एक और घटना हम लोग लेते हैं जिसमें एम्पिसिलिन को अब हटा दिया जाता है। एम्पिसिलिन के स्थल पे जो है हम लोग जोड़ देते हैं, किसको बताएं? हाँ, विजातीय डीएनए को। तो इसके पास किससे लड़ने की क्षमता है बताएं? टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की क्षमता है। तो वही बताया जा रहा था कि दोनों में जो है एक ही पहचान स्थल होता है, एक ही पहचान स्थल होता है, ठीक है ना। देखें हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस डिफिनीशन को एक बार। एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है, जबकि दूसरा जो है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है ना। और पुनर्योगजों के चुनाव में सहायता करता है। इस घटना को, इस क्रिया को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, ठीक है ना। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, निवेशन से निष्क्रियता, क्या कहते हैं? निवेशन से निष्क्रियता। डिफिनीशन याद रखेंगे। डिफिनीशन क्या लिखेगा? निवेशन से निष्क्रियता। समझ में आ रहा है ना? निवेशन से क्या चीज़? निष्क्रियता। और इसको इंग्लिश में क्या लिखेगा? इंग्लिश में लिखेगा इंसर्शनल क्या चीज़? इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है ना। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसको कहेंगे? जब हम लोग एक जो है प्रतिरोधी जीन को, ठीक है ना, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को हटाकर वहाँ पे अपना विजातीय डीएनए जोड़ते हैं, तो एक के प्रति वो क्या होता है? हाँ, एक के प्रति जो है मतलब वो सक्रिय होता है, एक के प्रति सक्रिय होगा, जबकि दूसरे के प्रति क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? निवेशन से
निष्क्रियता। हम लोगों ने अपना बाहरी डीएनए निवेश किया, जिसके चलते ये प्लाज्मिड जो है एक प्रतिरोधी जीन के प्रति क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। तो इसको निवेशन से निष्क्रियता कहा जाता है। ये डिफिनीशन कभी कभी पूछ देता है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक अब हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक दिया हुआ है हम लोगों को, क्या चीज़, ये देखें, निवेशी निष्क्रियता दिया है ना यहाँ पे, यहाँ, हाँ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो यही डिफिनीशन हम बता रहे थे। ये डिफिनीशन कभी कभी जो है पूछा जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस मामले में कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि हम लोग अपना डीएनए स्थानांतरित करने के लिए जो है संवाहकों का उपयोग करते हैं, लेकिन संवाहक कौन कौन होते हैं ये पूछा जाएगा। देखिए हम लोग जीनों को पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना, ठीक है ना, वो किन से सीखा हम लोगों ने, बताएं, जीवाणुओं से और विषाणुओं से सीखा। ये बात जो है आज से नहीं मालूम है, बल्कि बहुत साल पहले से मालूम है कि जीवाणु और विषाणु जंतु और पादप में जीनों को स्थानांतरित करने में सहायता करते हैं। इन्हीं के द्वारा जीन का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। वे जानते थे कि सुकेंद्र की कोशिकाओं के रूपांतरित करने के लिए जीनों का उपयोग कैसे किया जाता है। अब जैसे में एग्जाम्पल दिया है हम लोगों को, एक एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम क्या चीज़, ट्यूमीफेसियंस। कई द्विबीजपत्री पौधों का क्या है, रोगजनक पैथोजन है, ठीक है ना। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक जीवाणु का नाम है। किसका नाम है, जीवाणु का। तो ये जीवाणु कई सारे पौधों में क्या करवाता है, रोग उत्पन्न करवाता है, इसलिए इसको पैथोजन कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। ये रोगजनक जीवाणु है। हम लोग क्या करते हैं ना कि इस एग्रोबैक्टीरियम को देखें कितना प्यार से इसको जो है हम लोग मनाते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ऐसे अगर किसी पौधे को लग जाएगा तो उसमें क्या करवाएगा, ये अर्बुद करवाएगा, ट्यूमर, कैंसर, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसके उस डीएनए की पहचान करते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैंसर कराने के लिए। इसके अंदर से वो डीएनए का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, कट करके, और वहाँ पे खूब बढ़िया अच्छे लक्षण वाला डीएनए जो है जोड़ देते हैं। मान के चलें ये वाला डीएनए हो गया जो कैंसर करवा रहा है, इसको हमने काट के और वहाँ पे अच्छा वाला डीएनए जोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना। अब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ही है, लेकिन अब पौधों में ये ट्यूमर नहीं करवाएगा, बल्कि ये पौधों में उनकी क्षमता को बढ़ाएगा, उनमें प्रोटीन विकसित करने की क्षमता, कार्बोहाइड्रेट विकसित करने की क्षमता ये बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए कैसे लिखा हुआ है, वह डीएनए के एक खंड जिसको हम लोग टी डीएनए कहते हैं, क्या कहते हैं, या टीआई डीएनए भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। समझ में आ रहा है ना। तो टी डीएनए कहा जाता है, को स्थानांतरित कर पौधों की कोशिकाओं को अर्बुद में रूपांतरित करता है। ये देखें हम लोग ये टी डीएनए को डालता है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस पौधों में कौन सा डीएनए डाल देता है, टी डीएनए। और टी डीएनए डालेगा तो पौधों में क्या होने लगेगा, अर्बुद, यानी कैंसर होने लगेगा। और ये अर्बुद कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से जंतु कोशिकाओं में पश्च विषाणु रेट्रोवायरस, ये देखें पौधों के लिए कौन है पैथोजन, बताएं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु, और जंतु कोशिकाओं के लिए कौन है, विषाणु। जंतु कोशिकाओं के लिए कौन है, बताएं, कौन सा विषाणु, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का एक एग्जाम्पल HIV। HIV जो है वो रेट्रोवायरस का ही एग्जाम्पल है। सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं। कौन सा विषाणु सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिका में बदलता है, बताएं, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस पश्च विषाणु जो है ये सामान्य कोशिकाओं को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं कैंसर जन कोशिकाओं में, ठीक है ना। तो अब देखें, अब जो है अच्छी कहानी शुरू होती है। देखिए हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है, जो पौधों के लिए क्या है, अब रोगजनक नहीं है। वो टी डीएनए डालता था, हमने उसको टीआई प्लाज्मिड बना दिया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बना दिया, ठीक है ना।
यानी उसके डीएनए को हमने क्या किया, बदल दिया। सिंपल भाषा में जाने तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जीवाणु के डीएनए को हमने क्या किया है, बदल दिया है। बदलने के बाद क्या वो पौधों में अब कैंसर करवाएगा? नहीं करवाएगा। इसका उपयोग हम लोग अपनी अभिरुचि के जीन को अनेक पौधों में स्थानांतरित करने में करते हैं। अपनी अभिरुचि मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो जीन चाहते हैं पौधे में भेजना, वो जीन हम लोग भेज सकते हैं। अगर पौधे में ज़्यादा प्रोटीन उत्पन्न करवाना चाहते हैं पौधे से, तो प्रोटीन वाला जीन जोड़ के हम लोग भेज दें। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बनवाना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला जीन जोड़ के भेज दें। बीमारियों से रक्षा करने वाला जीन चाहते हैं बनाना, तो बीमारियों से रक्षा करने वाले जीन को जोड़ के भेज दें, वो बीमारियों से बचाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह एक और देखें, इसी तरह ये जो पादप कोशिकाओं का हो गया, जंतु कोशिकाओं में देखें, जंतु कोशिका में कौन बना रहा था, कौन जो है कैंसर करवा रहा था? पश विषाणु। तो उसमें भी वांछित जीन को रूपांतरित करके और इसका भी उपयोग कर लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद जो है अब ये जंतुओं में जाने के बाद पश विषाणु को जंतुओं में अगर डाला जाता है तो ये कैंसर नहीं करवाता है। तो इस तरह से हम लोग पौधों के लिए भी जो रोगजनक होते हैं उनका भी बदलाव कर सकते हैं। जो जंतुओं के लिए रोगजनक होते हैं उनको भी हम लोग बदल सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया हम लोगों का क्या चीज़, क्लोनिंग संवाहक। ठीक है ना? अगला टॉपिक जो है हम लोगों का आएगा क्या चीज़, सक्षम परपोषी आतिथ्य, कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाता है ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 2-3 चीज़ें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट।